हेलो। यहाँ पर हम सेमेस्टर एक के लिए जिसका प्रथम गौण या द्वितीय गौण में हिंदी है उनके लिए पेपर एक का एक प्रश्न देखेंगे। स्नेह निर्जर बह गया है कविता का भावार्थ लिखिए। जिसमें हम प्रस्तावना और भावार्थ देखेंगे। हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा लिखी गई है। जीवन का शाश्वत सत्य अवलोकन कर उत्कृष्ट रचना अंकित कर पाए हैं। मनुष्य का जीवन एक समय सूखी वृक्ष या रेत के समान हो जाता है। उसी को भावनात्मक तरीके में से मार्मिक यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अल्पायु में ही कवि की माता की मृत्यु हो गई थी। पत्नी तथा पिता के सामयिक निधन, गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए निराला का व्यक्तित्व संघर्षशील हो गया था। अपने काव्य में मानवतावाद, भक्ति, श्रृंगार तथा प्रकृति से संबंधित भाव का उन्होंने चित्रण किया है। इनकी भाषा में ओज, प्रवाह, गरिमा आदि प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कविता का भावार्थ। स्नेह निर्जर बर गया है कविता घोर निराशा में लिखी गई है। मन व्याकुल और निराश है। राग विराग कविता संग्रह से यह कविता ली गई है। कवि यहाँ शांत और निराश है। जीवन का रंग अनेक उतार चढ़ाव से आगे बढ़ता है। जवानी के दिन चले जाने तथा बुढ़ापा आने पर मनुष्य अकेला और शांत हो जाता है। उन्हें दुनिया के सारे रंग फीके लगने लगते हैं। बुरे समय में अपना भी साथ छोड़ जाते हैं। इंसान सूखे आम के वृक्ष के समान हो जाता है। उसके अंदर घोर अंधेरा तथा निराशा छा जाती है। कई बार हमें खुशहाली के बाद बदहाली से गुजरना पड़ता है। अपने पराये का दायरा भी बढ़ जाता है। लोग हमारी उपेक्षा करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे हृदय की कोमलता नष्ट होने लगती है। जीवन नीरस होकर सूखी रेत के समान हो जाता है। इसी सोच को विस्तार रूप दिया गया है। कवि के शब्दों में उनका यह भाव देखें तो स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। कवि कहते हैं जीवन की कोमलता नष्ट हो गई है। जो प्रेम का झरना था वह बहकर समाप्त हो गया है। हृदय में जो प्रेम का स्रोत था वह अब सूख चुका है। कवि को लगता है उसका शरीर सूखी रेती की तरह रह गया है, अर्थात शरीर में किसी भी प्रकार का रस या उमंग बाकी नहीं है। बस रेत की तरह नीरसता बाकी रह गई है। वे घोर निराशा के अंधेरे में हैं। जीवन की कोमलता तथा प्रेम का झरना सूखने से वे अपने आप को सूखी रेत की तरह समझने लगे हैं। उनके अंदर अब साहस नहीं बचा है और ना ही हिम्मत बची है। यहाँ निराशा का भाव मुखरित हुआ है। जीवन की मधुमय बेला और जब देखते निकल गई है तो उनके साथ आनंद, ऊर्जा एवं विकास का स्वर्णिम अध्याय भी रसहीन जीवन शांत कर देता है। रसहीन जीवन को शांत कर देता है। प्रेम का रस सूख जाता है और जिसके कारण जिंदगी रेत के ढेर के समान लगती है। कवि की मनोदशा एक व्यक्ति की नहीं है, वरन दरेक व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसे लगता है, जब उसका जीवन नीरस रेत के समान लगता है, ऐसा उसे प्रतीत होता है। इसी मनोभावों का सच्चा चित्रण कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। मनुष्य का जीवन जब अंतिम दौर से गुजरता है तो बेजान और निरर्थक हो जाता है। आंतरिक भाव में दुख की पीड़ा ने जन्म ले लिया है। आगे कवि अपनी भावनाओं को बताते हैं। आम की यह डाल जो सूखी दिखी कह रही है, अब यहाँ पिक या सिखी।
नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। कवि आगे अपनी तुलना सूखी हुई आम की डाली से करते हैं। वे कहते हैं हमारा जीवन अब उस सूखी डाली के समान हो गया है जो सूखी प्रतीत होती है। अब यहाँ कोई कोयल नहीं आती है। आम की डाली मानो कहती है कि जो कोयल और मोर हमारे हरे भरे जीवन दिनों में आते थे अब वे नहीं आते हैं, न ही कोई उनका प्रवाह करता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने जीवन की व्यथा प्रस्तुत करते हैं। प्रतीकात्मक रूप से वे अपने जीवन की निरस्ता को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं जब वे खुशहाल थे तो बहुत सारे लोग आसपास हुआ करते थे, मित्र भी आते जाते थे, परंतु अब वे नहीं आते। जिस तरह से कोयल और मोर ने आम की सूखी डाली के पास जाना छोड़ दिया है, उसी प्रकार संगी साथियों ने भी बुरे समय में कवि को अकेला छोड़ दिया है, यानी कि उनकी अपेक्षा करना शुरू कर दिया है। आगे कवि कहते हैं कि मैं उस पंक्ति के समान हूँ, उस वाक्य के समान हूँ जो लिखा तो गया है परंतु निरर्थक है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। कवि का जीवन उस वाक्य के समान हो गया है जो अस्तित्व में तो है परंतु उसका कोई मतलब नहीं है, या फिर लोग उसका मतलब समझना नहीं चाहते। जीवन दह गया है। कवि को लगता है उनका जीवन दुखों की आग में जल चुका है, उसमें आम की सूखी डाली के समान कोई संभावना या उम्मीद बची नहीं है। कविता की यह पंक्ति युग की मान्यताओं के बदल जाने से अर्थहीन हो गया है। कवि का जीवन बिना कोई आस कर रहा है करे बगैर रह गया है। अपने स्नेही थे वे भी साथ छोड़कर चले गए हैं। हताशा और निराशा कवि के जीवन में आ गए हैं। कवि इन बातों की मार्मिकता को स्पष्ट करते हुए अपने जीवन की बातों को पाठकों के से साझा करना चाहते हैं। सचमुच ऐसा पल आता है जब हमारे अपने साथ छोड़ देते हैं। अच्छे दिनों में वे हमारे साथ होते हैं पर बुरे दिनों में वे अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। ऐसा मनुष्य के साथ होता है। अच्छे दिनों में अपने मित्रों और परिवारजनों का जमावड़ा उसके आसपास रहता है, परंतु शारीरिक दुर्बलता या जीवन की अन्य विपदाओं में वे अपने अपने पास नहीं होते, उन्हें उपेक्षित किया जाता है। उनका जीवन तो रहता है परंतु उसके होने का कोई अर्थ नहीं होता। आगे कवि कहते हैं दिए मैं जगत को फूल फल किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल ठाट जीवन का वही जो दह गया है। जिस तरह आम की डाली ने अपने अच्छे समय में संसार को फूल और फल प्रदान किए हैं, उसी प्रकार कवि ने भी संसार को अपनी रचनाएं प्रदान की है जो कि फूलों और फलों की तरह मनोहर और उपयोगी है। निराला कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिभा से बुद्धिमत्ता से या अपने कौशल से इस संसार को अनेक बार हैरान और चकित कर चुका हूँ। अपनी रचनाओं और विचारों से संसार या समाज को प्रभावित कर चुका हूँ तथा हलचल भी मैंने मचाई है। जिस प्रकार आम की डाली जब पत्तों से लदी हुई थी तो वह समय लोगों को आज भी याद है और आम की डाली में भी वह समय अंकित है। उसी प्रकार निराला भी यह संभावना व्यक्त करते हैं कि जब उनकी समृद्धि का समय था वह आज भी लोगों की याद में अंकित है। कवि का मानना है कि अपनी प्रतिभा से तो वे जो कुछ भी संसार को दिया है वह अमिट है, उसे भुलाया नहीं जा सकता और मिटाया भी नहीं जा सकता। निराला जी यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करते हैं कि जो समय बीत चुका है वह उनके जीवन की सारी शोभा और चमक दमक को नष्ट कर दिया है। उनके वर्तमान जीवन में कोई आशा या उमंग बाकी नहीं रह गया है। बीता हुआ समय उनकी सारी ठाठ को
शोभा को लेकर चला गया है। जिस तरह से कोई इमारत ढह जाती है, उसी प्रकार निराला की प्रसिद्धि और तथा खुशहाली की इमारत गिर गई है। वे अब समझते हैं उनका समय चला गया है। कवि संसार के स्वार्थी मित्रों में अपना जीवन देखते हैं। उनका जीवन स्नेहहीन होकर जगत की प्रवंचना में दग्ध हो चुका है। वह निराशा भर के कहते हैं कि मैंने कभी भी जगत की कल्पना ऐसे नहीं किया था। कविता के माध्यम से वे संसार को रमणीय और मनोरम रचना देकर लोगों को उससे काफी सीख देना चाहते हैं और प्रेरणा भी देना चाहते हैं। कवि विचारशील है, उनके अंदर विचार की धारा समाप्त नहीं होती है। अपनी बातों से वे प्रतिभागिता की फलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नेत्रों में उन बातों को चकित कर चंचल बना दिए हैं, परंतु जीवन का सारा सुख नासवान है। आज जीवन का ठाठ ठहसा गया है, यह स्थायी नहीं था। व्यक्ति का गौरव और गाथा एक न एक दिन समाप्त होता ही है। जीवन की यही वास्तविकता को उन्होंने यहाँ उजागर किया है। उन्होंने आगे कहा है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अया, मैं अलक्षित हूं यही कवि कह गया है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि अब कोई भी प्रियतमा नदी के तट पर उनसे मिलने नहीं आती है। प्रियतमा शब्द प्रतीकात्मक है। इसे अगर गहराई से समझे तो इसका मतलब नया विचार, नई मान्यता या नई प्रेरणा से है। कवि ये मानते हैं कि वे शारीरिक रूप से इतने दुर्बल हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं कि कोई भी नया विचार उन्हें प्रेरित नहीं करता है। कोई भी नई भावना उनमें नई आशा या नई उम्मीद का संचार नहीं करती है। जिस प्रकार यौवन के दिनों में प्रेमिका सज धज कर गहरी घास पर उनकी प्रतीक्षा किया करती थी, अब ऐसा नहीं होता। अब वह समय बीत चुका है। अब ऐसी कोई भी घटना जीवन में घटित नहीं होती। एक प्रेमिका उनके अच्छे दिनों में कविता भी हो सकती है। जो यौवन या जवानी के दिनों में उनके साथ हुआ करती थी, उनकी प्रतीक्षा किया करती थी, अब उम्र के ढल जाने पर कविता ने भी उन्हें त्याग दिया है, उनका साथ छोड़ दिया है। कवि विचार व्यक्त करते हैं कि उनके हृदय पर अब केवल अमावस्या का घोर अंधकार छाया हुआ है। ये अंधकार किसी नदी की तरह उनकी कोमलता और मौजूदगी के अस्तित्व को अपने साथ बांधकर ले जा रहा है। कवि कहते हैं कि उन्हें उपेक्षित कर दिया गया है। कोई भी उनकी प्रवाह नहीं करता है, जिसके कारण कवि का जीवन गहरी अंधकार की खाई में खो गया है। उनका बचा हुआ जीवन निराशा और कुंठा में बीत रहा है। वे पाठकों से अपने मन की बात इस प्रकार कर रहे हैं। यौवन के दास सुंदरता का चित्रण कर कवि समय के महत्व को भी बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि यौवन के नहीं होने पर मनुष्य का कोई साथ नहीं देता है। सूखे डाले के समान मृतप्राय हो जाता है जीवन। कवि बताते हैं, कवि जो बातें कहते हैं वो सचमुच सत्य है। ऐसा प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। उसकी कृति सौंदर्य, ज्ञान आदि का अंत होना ही है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। यह जीवन चक्र है, सृष्टि चलायमान है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। कभी भी किसी सभ्यता तथा संस्कृति स्थायी रूप से नहीं रह पाती है। कवि अपने अनुभवों को पाठकों के सामने रखते हैं। यौवनावस्था में विचार का आना जाना भी होता रहता है, परंतु बुढ़ापे में सब भी साथ छोड़ देते हैं। व्यक्ति की पहचान शुरुआती दिनों में होती है। जवानी ढल जाने से उसके आसपास कोई भी नजर नहीं आता। कवि अपना संदेश पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। जीवन नाशवान है,
रिश्तेदारी भी सभी आपके अच्छे दिनों की सहभागी है। पूरे समय में अकेले ही समय काटना होता है, यही उन्होंने यहाँ पर बताया है।